नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आज जिस विषय पर हम जानेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य शासन प्रबंध। दोस्तों, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कृष्णा नदी तक हिंदुस्तान का विशाल भाग किसी एक शक्तिशाली राजा द्वारा केंद्र से शासित हो रहा था। इतने बड़े साम्राज्य में शासन की निश्चित कड़ियां थी जो शासन को सुचारू रखती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में शासन प्रबंध को समझने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं वह उस दौर के विद्वान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ चाणक्य द्वारा लिखा अर्थशास्त्र और चंद्रगुप्त के शासन में एक यूनानी राजदूत जो कि सेलुकस का राजदूत था, मेगस्थनीज, उसने चंद्रगुप्त के साम्राज्य में जो कुछ देखा सुना वह सब कुछ अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। मेगस्थनीज के विवरण में चंद्रगुप्त के स्थानीय स्वशासन का काफी विवरण मिलता है। अध्ययन के अंतर्गत चंद्रगुप्त के शासन को समझने के लिए उसे 3 भागों में वितरित किया जा सकता है: केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। जो भी हो, किंतु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का सर्वोच्च प्रधान राजा होता था। वह केंद्रीय शक्ति थी और वह स्वेच्छाचारी भी हो सकता था और निरंकुश शासन करता था। वह सर्वे सर्वा था। इस सब में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ज्ञान प्राप्त होता है कि राजा प्रजा के प्रति ऋणी होता था और वह प्रजा को सुख शांति देकर उस ऋण से मुक्त हो सकता था। केंद्रीय शासन का तात्पर्य है जो राजधानी से संचालित होता था। सम्राट केंद्रीय शासन का प्रधान था। वही कानून बनाता था और उनका पालन भी वही करवाता था। कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड भी वही देता था। सम्राट द्वारा नियुक्त एक मंत्री परिषद अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर सम्राट को परामर्श देती थी। वह सम्राट के विश्वास पात्र होते थे। हालांकि वह केवल वेतनभोगी मंत्री होते थे और सम्राट उनकी राय को मानने के लिए बाध्य न था। दैनिक कार्यों में मंत्री परिषद का कोई भूमिका नहीं थी। दैनिक कार्यों में परामर्श देने के लिए सम्राट के साथ मंत्रिन हुआ करते थे। इन्हीं की सहायता से सम्राट शासन संचालन करता था, किंतु सम्राट इनके भी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं था। दोस्तों, चंद्रगुप्त के काल में शासन को संचालित करने के लिए अनेक विभागों में शासन को बांटा गया था। उस समय में कुल 18 विभाग थे। प्रत्येक विभाग को 1-2 विषय सौंप दिए गए थे। विभाग का अध्यक्ष अमात्य होता था। अमात्य के नीचे अनेक सारे कर्मचारी पदाधिकारी होते थे। वह दैनिक शासन को चलाते थे और राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करने के लिए चंद्रगुप्त ने पुलिस या आरक्षी विभाग का संगठन किया था। इस विभाग के कर्मचारी रक्षिण कहलाते थे। जनता की रक्षा ही इनका कर्तव्य था। इसके अतिरिक्त इतने बड़े साम्राज्य में जगह जगह पर हो सकने वाले अपराधों और षड्यंत्रों को रोकने के लिए राजा ने गुप्तचर विभाग भी काम पर रखा था। वे संस्थान गुप्तचर जो कि निश्चित स्थान पर रहकर और संचारण गुप्तचर जो कि घूम घूम कर अपराधों का पता लगाते थे। संभवतः संचारण गुप्तचर साम्राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विचरण कर वहां होने वाले अपराधों और षड्यंत्रों का पता लगाते रहे होंगे। जानकारी है कि स्त्रियां भी गुप्तचर के कार्य करती थी। इस प्रकार से सम्राट को अपराधों, कुचक्रों और षड्यंत्रों की सूचना अपने साम्राज्य के कोने कोने से प्राप्त हो जाती थी। आपराधिक मामलों में न्याय व्यवस्था का प्रधान भी स्वयं चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त की सहायता के लिए न्यायाधीश हुआ करते थे। वह नगरों तथा जनपदों के लिए अलग अलग न्यायाधीश होते थे। नगरों के न्यायाधीश व्यवहारिक और जनपद के न्यायाधीश राजुक कहलाते थे। न्यायाधीशों को धर्मस्थ के नाम से भी जाना जाता था। प्रत्येक न्यायालय में 3 धर्मस्थ तथा 3 अमात्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करते। दीवानी तथा फौजदारी मामले में अलग अलग न्यायाधीश होते थे। दीवानी के न्यायालय धर्मस्थीय तथा फौजदारी के न्यायालय कंटक शोधक कहलाते थे।
दंड विधान बहुत कठोर था। जुर्माना, अंग भंग और मृत्यु तक का दंड दिया जाता था। स्ट्रेबो ने लिखा कि यदि कोई झूठी गवाही देता तो उसका अंग भंग का दंड दिया जाता। यदि कोई किसी का अंग भंग कर देता तो उसको हाथ काट दिया जाता, और यदि कोई अपराधी किसी कारीगर का अंग भंग कर देता तो उसे प्राण दंड दिया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण कि इतना कठोर दंड विधान होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अधिक अपराध नहीं होते थे। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के काल में न्यायालय की बैठक प्रातःकाल होती थी और निर्णय में शीघ्रता होती थी। छोटी अदालतों के फैसलों की अपील बड़ी अदालतों में होती थी और सम्राट का निर्णय अंतिम निर्णय होता था। चाणक्य की कथनानुसार राजा प्रजा के प्रति ऋणी है। वह लोक मंगलकारी कार्यों को करने के लिए प्रजा के ऋण से मुक्त हो सकता है। अतः चंद्रगुप्त ने अपने काल में यातायात के लिए सड़कें बनाई, छायादार वृक्ष राहों में और स्थान स्थान पर कई कुएं तथा धर्मशालाएं बनाई, सिंचाई की समुचित व्यवस्था की। उसके प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने सौराष्ट्र में सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी झील जिसका नाम सुदर्शन झील हुआ का निर्माण करवाया। स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की समुचित व्यवस्था की गई थी। भेषज गृहों अर्थात औषधालयों की स्थापना करवाई। उसमें चिकित्सकों की व्यवस्था की गई। शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई। छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। शिक्षा का प्रबंध प्रधानमंत्री और पुरोहित की अध्यक्षता में संचालित होता था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध में आगे हम जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान नेता और विजेता रहा। उसने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से अपने जीवन में आखिरी युद्ध लड़ा। वह अपने साम्राज्य का विस्तार हिंदुकुश से बंगाल और हिमालय से नर्मदा नदी तक कर पाने में सफल रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के पास अपनी विजय यात्रा में शानदार सुसंगठित चतुरंगी सेना थी। सेना का प्रधान स्वयं सम्राट होता था। वह युद्ध के दौरान रणक्षेत्र में होता था। सेना का संपूर्ण प्रबंध 30 सदस्यों की एक परिषद के पास होता था। यह परिषद 6 समितियों में विभक्त होती थी, जिस हर समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। एक समिति पैदल सेना के लिए, दूसरी समिति अश्वरोहियों के लिए, तीसरी समिति रथ सेना के लिए, चौथी समिति हस्ती सेना के लिए, पांचवी समिति जल सेना के लिए और छठी समिति रसद रण क्षेत्र तक पहुंचाने वाली सेना के प्रबंध के लिए। सेना में एक चिकित्सा विभाग भी होता था। अस्त्र शस्त्र के निर्माण के लिए सरकारी कार्यालय हुआ करते थे। चंद्रगुप्त की सेना स्थायी हुआ करती थी और राज्य से सीधे वेतन पाती थी। इतने बड़े साम्राज्य में सेना का प्रबंध वेतनभोगियों और लोक मंगलकारी कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आय के बड़े साधन की आवश्यकता थी। उस वक्त पर राज्य के आय का प्रमुख साधन भूकर था। किसानों की उपज का चौथा भाग और कभी कभार 8वां भाग सरकार को प्राप्त होता था। नगर में वस्तुओं पर विक्रय मूल्य का 10वां भाग राज्य को कर के तौर पर जाता था। इसके अतिरिक्त जुर्माना इत्यादि से भी राज्य की कुछ आय हो जाती थी। साथियों, चंद्रगुप्त का शासन विशाल था, अतः साम्राज्य को सुविधा के लिए उसके अनेक प्रांतों में विभक्त किया गया था। जो प्रांत अधिक महत्व के थे, वहां राजकुमारों को प्रांतपति के तौर पर नियुक्त किया जाता था। उन्हें कुम्हार महामात्य कहा जाता था। अन्य प्रांतों में प्रांतपति राजुक कहलाते थे। इन सब पर सम्राट की तीव्र दृष्टि होती थी। अपने गुप्तचरों के माध्यम से सम्राट इनकी हर सूचना को प्राप्त करता था। प्रांतों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था और इसे लेकर यह सम्राट के प्रति सीधे उत्तरदायी हुआ करते थे। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में स्थानीय प्रशासन का ज्ञान मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से होता है। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। उस समय पर उसका प्रबंधक ग्रामिक होता था, जो कि ग्रामवासियों द्वारा ही चुना जाता था। वह अवैतनिक कार्य करता था। हालांकि वह यह कार्य गांव के अन्य अनुभवी लोगों के परामर्श से करता था। हर गांव में एक राज कर्मचारी भी हुआ करता था, जिसे ग्राम भोजक
कहते थे। 5 से 10 गांव जिसके प्रबंध में रहते थे वह गोप कहलाता था और गोप के ऊपर स्थानिक होता था, जिसके अनुशासन में 800 गांव आते थे और अंत में समाहर्ता होता था जो कि पूरे जनपद का प्रबंधन करता था। नगरों में प्रधान नगराध्यक्ष कहलाता था। नगर का प्रबंध समितियों के द्वारा होता था। इसके लिए 6 समितियां हुआ करती थी। प्रत्येक समिति में वहीं 5 सदस्य हुआ करते थे। इन समितियों को अलग अलग प्रमुख विषय दिए गए थे। यदि यूं कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य उस काल के पश्चात भारत में आने वाले बड़े शासकों के लिए एक पथ प्रदर्शक हुआ तो गलत नहीं होगा। वह एक महान नेता और योद्धा भी था। इतने बड़े साम्राज्य को संगठित कर अनुशासन में रख संचालित कर सकने वाला वह हिंदुस्तान का एक सफल शासक रहा। जैनियों की माने तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। अपने जीवन के अंतिम दौर में उन्होंने राजपाट, धन, वैभव त्याग दिया। अपने जीवन के 24 वर्षों तक सफलता से शासन करने के पश्चात 298 ईसा पूर्व अपने राजकाज को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर स्वयं संन्यास ले लिया। अध्ययन में है कि वह कर्नाटक के पर्वतों की ओर चले गए और एक सच्चे जैनी की भांति अनशन कर अपने जीवन को समाप्त कर दिया।